नमस्कार जैन। आशा है आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है, भरोसा है पूरा आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये है सेशन थर्ड, CHSL CGL एंड एनी गवर्नमेंट एग्जाम। इम्पोर्टेंट मैथ क्वेश्चंस हैं की सीरीज चल रही है। सेशन है थर्ड। बेस्ट क्वालिटी बेस्ट क्वेश्चंस, बेस्ट कंटेंट है। आप खुद को रिवाइज कर सकते हैं, खुद को एसेस कर सकते हैं आपकी तैयारी कितनी परफेक्ट है, कितनी अच्छी है। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फैलाइए भाई मिट्टी। एक खेत एक आयत के आकार का है जिसकी लंबाई 90 मीटर है और चौड़ाई 75 मीटर है। खेत के कोने में 15 मीटर लंबा, 18 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा और 6 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। इससे निकाली गई मिट्टी को पूरे उसमें फैलाना है। ठीक है, तो करते हैं भाई स्टार्ट। मैं ले लेता हूँ बढ़िया सा कलर। आज चलते हैं ब्लू कलर से। भाई ये मेरा खेत है। भाई मेरे पास तो इतना भी खेत नहीं है। ठीक है, ये खेत भाई मैंने इधर माना कि इधर पे मैंने गड्ढा खोद दिया एक। ठीक है, ये गड्ढा हो गया मेरा, ये गड्ढा कर लेता हूँ। ठीक है भाई, और ये जो मेरी फील्ड है, जो मेरी उसकी जो लेंथ है वो है 90 एंड 75। तो ये मेरी 90 हो गई और ये मेरी 75 हो गई। ठीक है, और ये जो गड्ढा है उसका उसका जो 18 और 15 और 6 ये भाई मैं इसका पहले एरिया निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसके एरिया में से पहले तो सबसे पहले मैं इसका एरिया माइनस कर देता हूँ, क्योंकि मिट्टी तो मुझे इधर फैलानी है ना, ये गड्ढे में तो फैलानी नहीं है, इसकी मिट्टी निकाल के इसमें फैलानी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका एरिया जिसमें फैलानी है उस पर उसका एरिया निकाल लेता हूँ। 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 67। ठीक है, ये हो जाएगा 15 × 120, 12, 15 × 15, 12 27। ठीक है, सीधे सीधे मैं 0, 15 7 8, 6 4 6 6 4 8 0 आ गया मेरा, जिसमें मुझे मिट्टी फैलानी है। ठीक है, अब अगर मुझे ये मिट्टी फैलानी है तो ये मिट्टी फैलाने की जो हाइट बढ़ेगी इसकी, अगर मैं इससे देखूँ इससे कितनी मिट्टी निकल सकती है। 18 × 6 × 5, इतनी मिट्टी तो निकल सकती है, वो सॉरी 15। और मुझे फैलानी किस में है, इसमें। तो अगर 6 4 8 0 इंटू एच कर दूँ तो ये मिट्टी की हाइट आ जाएगी, क्योंकि एल बी तो है, ये एरिया है, हाइट मेरे को ऊपर चाहिए, तो इसका वैल्यू मैं इसके इक्वल कर देता हूँ जस्ट, तो मेरा निकल आएगा। तो मेरे पास ये सब आ गया। ठीक है, तो इसका सबका काम ख़त्म, मेरे पास ये आ गया डायरेक्ट। तो भाई कुछ नहीं है, फिर काटा पीटे मरा करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो मैं काटा पीटा करता हूँ। 6 से कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 0 8 6 0 8 0, ये हो गया। अब 18 से कर लेता हूँ डायरेक्ट। 5 4 जा 4, तो मेरी एच आ गई 1/4 मीटर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 25 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर 2 सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A person invested 31500 divided into two different schemes A and B at SI of 12.5% and 50% respectively. If the total amount of the simple interest earned in
2 ईयर इज 8900। व्हाट वाज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए। भाई बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर आप लोग इसको करने के तरीके 2-3 काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आपको मैं सबसे शॉर्टकट और बेस्ट तरीका बताता हूँ इसका। भाई देखो, ये है पर्सन ए और ये है पर्सन ए। किधर गए पर्सन ए? ये है पर्सन ए। अरे यार, ये है पर्सन ए, ये है पर्सन बी। ठीक है भाई, ये इन्वेस्ट कर रहा है, पर्सन ए कर रहा है 12.5 पे। ठीक है, और ये पर्सन बी कर रहा है 15 पे। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 12.5 प्लस 2.5। ऑफकोर्स लिख सकता हूँ। ठीक है, आप ये बताओ कि 12.5 तो इन दोनों को मिल रहा है ना, इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है, ये तो कॉमन मिल रहा है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं 1/8 इसका निकाल देता हूँ। 12.5 1/8, तो 1/8 अगर निकालूंगा, 8 3 जा 24, 7 9 8 9 72, 3 देखो 24, 8 7 56.5, तो 3937.5 आ गया। ठीक है, और अगर मैं 2 ईयर का इधर बताया है तो मैं 1 ईयर का इधर कर लेता हूँ। 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10, 4450। 1 ईयर का ही आ गया, 1 ईयर का 12.5% ही आ गया। तो ये बताइए आप मेरे को, 3937.5 ये आ गया। ये 12.5 तो है, ये इससे कितना एक्स्ट्रा ये निकाल लेता हूँ मैं, तो वही हो जाएगा 2.5% की वैल्यू। यही तो एक्स्ट्रा ब्याज मिला हुआ है जो बी को, यही तो हो जाएगा डायरेक्ट। अगर मैं 1 साल के टोटल इसमें इंटरेस्ट में इस इंटरेस्ट को 1/8 वाले को माइनस कर देता हूँ, तो ये एक्स्ट्रा ऐसा ही निकल आएगा, राइट। तो मैं इधर करता हूँ, तो ये 2.5 इधर कर लेता हूँ, 39 40 हो गया, तो 60 बचा, 60 और ये हो गया 4000। 60 40 510, 510 राइट। अब 510 और 2.5, तो ये मेरे हिसाब से 512.5 आ गया। ठीक है, 5125 जो है यही तो बी का 2.5% है। बस अब क्या रह गया क्वेश्चन में? 25 दूना 50, 25 पंचे 125, ये 00 इधर आ जाएगा। ये आ गई बी की वैल्यू 20,500। पूछा क्या है, ए में निवेश की गई धनराशि कितनी है, तो 20,500 इधर निवेश करके तो 11,000 उधर करेगा। हाँ, 11,000 उधर करेगा। सेकंड नंबर इज राइट। भाई 2 लाइन का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, तरीका बेस्ट है, इससे शॉर्टकट तो नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को 3 कंडीशन नेचर ऑफ रूट्स की। ये काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होता है, इस वजह से मैंने इसको दोबारा रखा हुआ है। 3 कंडीशन होती हैं, b² - 4ac की नेचर ऑफ रूट इसी से निकालते हैं। एक तो ये ग्रेटर हो जाए, एक ये b² - 4ac लेस हो जाए, और एक कंडीशन होती है b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, ये 3 कंडीशन होती है। तो इसमें क्या है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके जो रूट्स होंगे वो होंगे रियल। अगर ये लेस देन 0 है तो इसके जो रूट होंगे नॉट रियल होंगे, नॉन रियल। ठीक है, और ये जो कंडीशन होगा इक्वल वाली 0, इसमें रियल एंड इक्वल हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। तो भाई ये कंडीशन बन गई। अब मैं इधर पे चेक कर लेता हूँ कि भाई क्या चल रहा है इधर। तो b² में करूँगा 3 3 9 9 2 18, b² - 4ac, 4 से 4 गया, 9 2 18, तो ये तो भाई 0 आ गया, 0 आ गया। सेकंड वाली इक्वेशन मेरी, सॉरी थर्ड वाली इक्वेशन जो है मेरी वो फॉलो कर गई, मतलब रियल एंड इक्वल। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ हॉल ऑफ 10 मीटर लेंथ, 5 मीटर विड्थ एंड 6 मीटर हाइट इज टू बी पेंटेड। टोटल सरफेस एरिया, डिटरमाइन द टोटल सरफेस एरिया टू बी पेंटेड। ठीक है, पेंट किया हुआ एरिया निकालना, और दिए भी है निगलेक्ट द एरिया ऑफ विंडोज एंड डोर्स। ठीक है, फ्लोर एरिया इज नॉट टू बी पेंटेड। भाई ये कह रहा है, ये है भाई मेरा कमरा। ठीक है, अब कमरे में 4 दीवारें हैं, ठीक है, 3D शेप में। तो 4 मेरे को
मेरे को क्या करना है बेसिकली, 4 दीवारें पेंट करनी है और ऊपर की छत करनी है, लेकिन नीचे का फ्लोर नहीं करना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ रूफ, यही तो करना है मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2L + B इंटू H प्लस, इधर कर दूंगा L इंटू बी। 2L + B इंटू H करूँगा तो 10 5 15, 15 दूना 30, 30 गुणे 6 180 आ जाएगा। L इंटू बी करूँगा 50 आ जाएगा। 18 5 23 होता है और 223 आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ABC 3 बिंदु इस प्रकार हैं, AB = 9, BC = 11, AC = 20। ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी है? भाई ABC बिंदु इस प्रकार हैं, तो ये ट्रायंगल फॉर्म करेंगे ना। मैंने ये लिया सर्किल, अगर मैं आपसे कहूँ इससे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, बिंदु ABC से गुजरने वाले वृत्तों की ABC बिंदु इस प्रकार, पहली बात तो सर्किल जाएगा ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है। सर्किल हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म हो रहा भाई। आप ये देखो, ट्रायंगल की बेसिक कंडीशन होती है ना, A + B > C, B + C > A, C + A > B। भाई ये सेटिस्फाई कहाँ कर रहा है? 11 9 20, ये तो इक्वल हो जा रहा है, तो ये 0 हो जाएगा मेरे हिसाब से। यही, हाँ यही होगा, इसी वजह से, इसी ट्रिक की वजह से डला हुआ था शायद इसे। x² - 6 7x + 1 = 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x²। ये तो इजी है, आप लोग कर ही लोगे, इसको डालने का मतलब होगा कुछ ना कुछ। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ एक स्टेप छोड़ के, x + 1/x = 7। ठीक है, मेरे को निकालना है x + x² + 1/x, तो मेरे को चाहिए x - 1/x। अगर मैं x + 1 से डायरेक्ट x - 1/x निकालूँ तो ये होता है √k², मतलब ये स्क्वायर, x + 1 का 7 7 49 -4, राइट। तो ये आ जाएगा √45। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दूँ तो डायरेक्ट आंसर निकल आएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इधर से कॉमन निकल आएगा क्या, 3 3 × 9, 4 5 × 45, तो 21 और √5। हाँ, तो यही पॉइंट था मेरे हिसाब से भाई, ये 21 √5 निकला। एक क्वेश्चन में इसी तरह से पेपर में क्या होगा, इसी तरह से आंसर आएगा और ये ऑप्शन रखा हुआ है, आप लगा के चले जाएंगे, आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि इधर पे हम लोग ध्यान नहीं देते जल्दी जल्दी में। क्या कह रहा है, x की वैल्यू जो है 1 से लेस है और 0 से बड़ी है, तो भाई जो मेरी वैल्यू आएगी ये तो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी ना, और ये 1 से लेस कैसे हो सकती है ये वैल्यू, आप ही बताओ। तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा माइनस, तो ये आंसर हो जाएगा इसका सेकेंड नंबर। cos q sin q 31/25, देन वैल्यू ऑफ cos²। इसको आप बनाने बैठोगे तो करते रहेंगे आप। इसमें इसलिए इसको डाला गया है कि आपको ट्रिपलेट याद रहे। अगर आपको ट्रिपलेट याद है 7 24 25 का, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को देखते ही पकड़ में आ जाएगा। 24 7 31 और इधर 25, देखते ही पता चल रहा है। तो भाई मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये मान लेता हूँ एंगल क्यू है, ठीक। और ये जो भी हो, अगर मेरे को मतलब नहीं है, अगर मैं ले लेता हूँ 7 24 25 अगर लेता हूँ, तो यह तो 7 24, ये दोनों वो भी हो सकते हैं, इंटरचेंज भी हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स रहेगा 25, ठीक है। तो अगर मेरे को वैल्यू अगर सेटिस्फाई करानी है तो मैं ये तो कर सकता हूँ cos q मतलब 7/25 प्लस, और sin q तो मतलब 24/25। तो भाई मेरे पास 31/25 आ गया, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कह रहा है, cos q को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो 49 तो ऊपर आ ही नहीं रहा, 24 आ जाएगा इधर, तो 576 अपॉन 24/25 आ जाएगा, तो 576/625 आंसर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। PQ इज अ कॉर्ड ऑफ सर्किल विद सेंटर O एंड M इज एनी पॉइंट ऑन द माइनर आर्क
of a circle PMQ 136, then what is the measure of OQP? माइनर आर तक एक पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई एक सर्कल लेते हैं प्यारा सा, ये मेरा सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सर्कल है। मैं क्या करता हूँ, ये सेंटर है और पी क्यू कॉर्ड है, पी क्यू मान लेता हूँ, ये है, ये पी, ये क्यू, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं कि पी क्यू एम इज एनी पॉइंट ऑन माइनर का आर्क, भाई मैं ये रख लेता हूँ एम, ठीक है। और मेरे से पूछा है, दिया हुआ है मेरे को पी एम क्यू, अच्छा ये वाला एंगल जो दिया हुआ है, ये मेरे से को दिया हुआ है 136, ठीक। और मेरे से पूछा ओ क्यू पी, मतलब ये वाला एंगल पूछा है बेसिकली, ये वाला ये सेंटर है, ठीक है। ओ क्यू पी पूछा मेरे से। तो भाई ये बताओ, अगर ये 136 है, ये तो रेडियस हो जाएगी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 136 है तो क्या यहाँ पे बना हुआ एंगल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बन रहा है, तो ये 136 है तो ये 44 नहीं होगा। अगर ये 44 होगा तो आप मुझे ये बताओ, इस सेंटर पे बना हुआ इसी का एंगल 88 नहीं होगा, ये 88, और ये 88 होगा तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो बेसिकली अगर 88 12 और 80 मतलब 92 का आधा, 2 4 Z 2 को 8 और 46, ठीक है। ये भी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, कभी कभी तो ऐसा मूड खराब हो जाता है। 9, ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई होप। 46 आ गया। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अ डायमंड इज अ ब्रोकन, अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर है लेकिन काफ़ी पूछा जा रहा है, आ सकता है प्री में, मेन से पूछा गया था सीजीएल के। तो ये टूटने के ये देखना है हमको सब खाली कि ये किस पे चेंज हो रहा है, घन पे चेंज हो रहा है, ठीक है, इसका जो प्राइस है, ठीक है। तो भाई मेरा डायमंड जो रहा होगा वो 7 का रहा होगा, तो 7 की वैल्यू मेरी रही होगी 343, क्योंकि घन में, ठीक है, घन में टूट रहा है। अब ये 7 में टूट गया 5 और 2 में, तो अब मेरी वैल्यू जो हो जाएगी 125 + 8 मतलब 131। अब जो वैल्यू मेरी हो गई वो 131, पहले जो मेरी वैल्यू थी वो थी 343। तो भाई क्या कह रहा है, यदि टूटने से पहले हीरे का मूल्य इतना था, मतलब ये जो वैल्यू है 343 की दी हुई है, 343 की वैल्यू दिए हुए है, 343 की वैल्यू ये दिए हुए है 68600। पूछी क्या है मेरे को, हीरे की कमी बताइए, तो इसे माइनस कर दीजिए, कितनी कमी है निकल आएगा 312 तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 टाइम। तो गलती कर दी है कहीं, ही तोड़े जाने के बाद हीरे के मूल्य में कमी बताइए, 312431 सही तो किया, 343 की वैल्यू है 68, अच्छा 133 होगा इधर, सॉरी, ठीक है, आज पता नहीं माइंड किधर है। 33 ये 0 हो जाएगा, 431 और 312 210 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टाइम जाएगा, 200 × 21 मतलब 42,000। तो कितनी कमी आई, 42,000 की आ गई। अच्छा क्वेश्चन था। मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, मैक्सिमम पॉलीगॉन का मैक्सिमम एंगल कब आ सकता है, ये क्या बोलते हैं कि मीजर ऑफ वन, एक एंगल की माप क्या होती है पॉलीगॉन में, 360/n ही तो होती है, ईच एंगल जिसे कहते हैं, ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360/n होगी एक्सटीरियर एंगल की। अगर मैं इस वैल्यू को n को जितनी ज़्यादा कम करूँगा उतनी ज़्यादा ये वैल्यू प्लस होगी, राइट। n की वैल्यू अगर मुझे पॉलीगॉन बनाना है तो मैं 2 साइडों से तो बना नहीं सकता, 2 साइडों से कोई ट्रायंगल बन सकता है पॉलीगॉन कोई, तो ये तो बन नहीं सकता। मुझे मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 लेनी पड़ेगी कि नहीं। अगर मैं 3 वैल्यू लूँगा मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम एरिया जो आ सकता है वो 120 आ सकता है।
इससे ज़्यादा एंगल एरिया मैक्सिमम नहीं आ सकता। तो मैक्सिमम एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन कितना हो सकता है? 120, ऑप्शन नंबर 4। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ अ क्लास आर 40 and 52 respectively. The average score in mathematics of all the students is 75. The average score of the student A is 20% more than student of B. Then what is the average score of student in B? अच्छा, इसको करने के परसेंटेज से भी कर सकते हैं इसको, और मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते हैं, और मिक्सचर एलिगेशन से आसान पड़ जाएगा। मैं आपको मिक्सचर एलिगेशन से करके दिखाता हूँ। तो भाई ये ए, ये बी, कक्षा ए कक्षा बी हो गई भाई, ठीक। इधर है 40, इधर है 52, ठीक है भाई। तो मैं इधर कर लेता हूँ 40, इधर कर लेता हूँ 52, ये भी सही है। अब कह रहा है कि यदि ए में छात्रों का औसत प्राप्तांक बी के छात्रों के औसत प्राप्तांक की तुलना में 20% अधिक है ए में, तो भाई मैं ये कर लेता हूँ 6x, ठीक है। ये मैं कर लेता हूँ 6x, ये मैं कर लेता हूँ 5x, ठीक है। और सभी छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक कितने हैं? 75, ठीक है। तो मैं इधर रेशियो निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 10 और 13, ठीक है। इधर आ गया 10 और 13। ये मैंने रेशियो निकाल लिया। अब आप ये बताओ मुझे कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं और इनका ऐड करके इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इक्वल आ जाएगा इसी के। यही तो होता है ना भाई, 60x प्लस 65x, और मैं इन दोनों को जोड़ूँ तो 75 इंटू 23, ये तो आएगा। अगर मैं इधर से देखूं तो ये आ जाएगा 125, 125 इधर जाएगा नीचे, काटूंगा 25 थी 75, 25 पंचे 125, 13 10 23 75, सही तो है। तो 25 थी 25 पंचे 125, तो 16x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2369/5 आ गई, ठीक है। मेरे से पूछा क्या है? बी में प्राप्त छात्रों का औसत प्राप्तांक, तो ये 5x है, तो इंटू 5 कर दूंगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई? आंसर कितना आ गया? 69। मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा इजी मेथड कहीं होगा, मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड है। A person divide a certain amount among his three son in the ratio of 3:4:5 है ये, 3:4:5 है, ठीक है। तो भाई क्या होता है फिर? If he had divided this amount in the ratio of 1/3, 1/4, 1/5, his son who had got the lowest share earlier would get 1188 more। अच्छा, जो सबसे पहले कम पाया था वो आप पा जाएगा 1188 ज़्यादा, ठीक है भाई। पहले मैं कर रहा हूँ 345, पहले इनका बंटवारा हुआ था तो इनके पापा जी ने इनको रुपए दिए 345 के अनुपात में। अब लेकिन रेशियो जो बनेगा 543 का एलसीएम 60 ही ले सकता हूँ, ठीक है। अब जो रेशियो बन जाएगा वो बन जाएगा 20 और 15 और 12, ठीक है। अब ये रेशियो तो नाइंसाफ़ी है, अमाउंट क्योंकि सेम होगा। अब ये रेशियो तो सेम है नहीं, तो 549 9 3 12, इधर से 12 बन रहा है, इधर से कितना बन रहा है? 47 बन रहा है। तो इधर मुझे 47 बन रहा है, इधर 12 बन रहा है, तो भाई मुझे तो इक्वल करना पड़ेगा। तो भाई मैं सबको क्यों चेक करूं? मेरे को आंसर से मतलब है अपने। तो मैं 47 के इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 में, 12 का इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा और डिफरेंस लेके आंसर निकाल दूंगा। क्या लेना देना है मेरे को? कितना एक्स्ट्रा पाया हुआ है? 47 दिया होगा, 40 दिया 120, 21, तो ये 441 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 240, ठीक है, सही है। हाँ नहीं, ये 141 हो जाएगा और ये हो जाएगा 240। तो ये कितना एक्स्ट्रा पाया हुआ है? 959 और 40,
99 एक्स्ट्रा पाया हुआ कि नहीं, 99 की एक्स्ट्रा पाया हुआ खाली, ठीक है। तो 99 की वैल्यू दी है मेरे पास 1188। 99 की जो वैल्यू दी हुई है मेरे पास वो दी हुई है 1188, ठीक है। तो भाई मेरे से पूछा क्या, धनराशि ज्ञात कीजिए। धनराशि तो मैंने बनाई हुई थी कितनी, 99 इधर नीचे ले आता हूँ, 99 नीचे ले आता हूँ और इंटू करता हूँ 47 और मल्टीप्लाई बाई 5 4 9 3 12, ठीक है। अब ये 99 है। अब मैं डायरेक्ट अगर काटूँगा तो 11 से काटता हूँ तो ये 9 टाइम जाएगा, ये जाएगा 108 और 108 से फिर 9 को निकालूंगा तो ये जाएगा 9 12। तो अब मैं करूँगा यूनिट डिजिट से कर लूँ, 8 आएगा लास्ट में, 8 आएगा और 47 का मल्टीपल होगा, और 7 6 13 6 19 19 60 27 8 7 15, ये तो सबसे जा रहा है, 4 से भी जा रहा है। भाई मेरे को करना ही पड़ेगा, कर लेता हूँ। बस 84 4 8 हासिल, बच्चों को 48 48 साढ़े 56, फिर मैं 12 का मल्टीप्लाई कराऊंगा, बच्चों को 48 गिरी 8 4 हासिल, बच्चों 8 4 हासिल, बच्चों 72 76 7 12 पंचे 60 60 और 67 6 7 6 8 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट ए बी सी डी रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस डी। तो आप लोगों को पता ही होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लो आप, आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा प्लस। बस इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, देखते ही सॉल्व कर देना। कॉस ए जो होगा वो इधर से कॉस ए और कॉस सी का रिलेशन और कॉस डी कॉस बी का रिलेशन सेम वैल्यू है, तो ये कट के 0 आ जाएंगे, क्योंकि कॉस थीटा रखोगे और कॉस सी की जगह रखोगे कॉस 180 माइनस थीटा, और कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा होगा, वो तो चेंज होगा नहीं, साइन चेंज होगा, तो बस 0 आ जाएगा आंसर। इफ द 5 digit number 235xy is divisible by 3711, what is the value of 3x minus 4y। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है शायद किसी एग्जाम में, मेंस 11 का क्वेश्चन हो सकता है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, मुझे ये डिजिट नहीं पता है, ये एक्स वाई है क्या, तो मैं इसे कंसीडर कर लेता हूँ कि ये एक्स वाई जो वैल्यू है ये 23599 है, ठीक है। मेरे को उसी से बेस्ट पड़ेगा, ये मैं मान लेता हूँ 235, ये 235 और ये 99 है, ये मैं वैल्यू मान लेता हूँ एक्स वाई की, ये वैल्यू है। अब मैं इसको डिविजिबल करता हूँ इसी से, इसका एलसीएम कितना होगा 21 और 11 231 होगा, 231 से इसको डिवाइड करता हूँ सबसे पहले, 231 4 9 इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 9, ये जाएगा मेरे हिसाब से 2 टाइम्स से जाएगा तो 62 हो जाएगा, 462, और इधर बचेगा 927963, मतलब मेरे को 37 माइनस करना पड़ेगा, तो ये संख्या इससे डिविजिबल हो जाएगी 3711 से। अगर मैं इसमें 37 माइनस कर देता हूँ, ठीक है, तो 972 936 और 235, तो भाई ये जो वैल्यू होगी, और मेरे को इससे तो लेना देना है नहीं, तो 6 से 2 से लेना देना है, तो 6 हो जाएगी x, ये हो जाएगी y, तो 6 3 जाए 18 माइनस 2 4 जाए 8, तो आंसर आ जाएगा 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉस 36 माइनस है, कॉस 36 प्लस है, कॉस 54 माइनस है, कॉस 54 प्लस है। तो इसको रखने का पर्पज खाली इतना है कि आपको कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला पता चल जाए, जिसका डायरेक्ट फार्मूला हो। इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम पे। कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, सॉरी
कॉस ए प्लस बी, इसका डायरेक्ट है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो बस वही लगा देना, कॉस स्क्वायर 36 इधर से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इधर से करूँगा कॉस स्क्वायर 54 प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर 36 और कॉस स्क्वायर 54 जो है ये हो जाएगा 1, क्योंकि ये साइन 36 इसको लिख सकता हूँ 54 को। ठीक है, तो ये दोनों कट के आ जाएंगे 1, और ये सॉरी ये जो वैल्यू है ये माइनस होता है, इधर गलती कर दी, ये जो फॉर्मूला है माइनस में होता है, प्लस में नहीं होता। तो इधर आ जाएगा माइनस और इधर आ जाएगा माइनस। ठीक, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर आ जाएगा, 1 - 2 साइन स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है cos 2a की। cos 2a के आपको फॉर्मूले तो रिवाइज कराए थे 3, 1 - 2 साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर -1 cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन का पर्पज इतना था, cos a - b cos a प्लस b आप याद रखें, cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर b। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the radius of the sphere passing through the corner of the cuboid with their ages 8, 12, 24। मतलब कि क्यूबाइड के अंदर स्फीयर है। ठीक है, तो भाई भी क्यूबाइड के अंदर हाइट के लॉन्ग चलेगा ये, खनाब के कोनों से गुजरने वाले गोले की त्रिज्या क्या है। अच्छा, कोनों से गुजर रहा है, मतलब इस सब कोनों से जा रहा है फिर, मतलब आप समझ रहे हो, मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये है क्यूबाइड। ठीक है, ये क्यूबाइड है, इसके अंदर एक सर्किल है, एक सर्किल ऐसा है कि उस चारों सब कोनों को, मतलब इधर से, मतलब इतना बड़ा सर्किल है, ऐसे सबको टच कर रहा है, चारों कोनों को। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मुझे इस सर्किट की रेडियस चाहिए तो मैं इसका डायगोनल ना निकाल लूँ डायरेक्ट, अगर मैं डायगोनल निकाल लूँ उसको जस्ट हाफ कर दूँ तो रेडियस निकल आएगी मेरे को, बस ये कहानी है। डायगोनल आपको पता ही है, रूट छोड़िए, 8 8 64, 12 144 और 24 576, 24 576, तो 4 4 8 6 14, 4 1 हाथ से 6 4 10 17 8, 1 हाथ से 5 1 6 1 7, 784 आ गया। 784 किसका होता है, 28 का स्क्वायर होता है, तो ये 28 आ गई डायमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 24। और आप इसको एक तरीके से और कर सकते थे, मैं आपको बताता हूँ यूनिट डिजिट से। देखिए मैं आपको एक बार ट्रायल देता हूँ किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में उड़ाने होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास कुछ नहीं था। ठीक है, मान लेता हूँ मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ हूँ। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट मैंने अपने मन में सोच लिया कि मुझे ये सब करना है, तो मैं 2 2 4 6 4, ठीक है, 4 4 10 10 और 6 6। ठीक है, अब ये जस्ट इसका डबल ही तो होगा, माना मैंने रेडियस 4 है तो डायमीटर 8 होगा। ठीक है, इधर हो जाएगा 1, इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 6। अब ये बताइए, ये 6 है अगर, तो इसी का स्क्वायर जो होगा, जस्ट रेडियस का क्या बोलते हैं, ये 8 है अगर, और ये आया था मेरा 6, और ये आएगा 6 ही तो आया था, 4 आया, सॉरी 4 आया, और इसी का जो स्क्वायर होगा वो 4 तो देगा। तो इधर से भी 4 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, तो 2 ऑप्शन फंस जाएंगे आपके, एक ऑप्शन चला जाएगा। इस तरीके से सोचना होता है एग्जाम में। अब 21 से तो जा नहीं सकता, 14 ही लगाऊंगा मैं उधर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x - i y - z z - x, इसको करने बैठूंगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इससे अच्छा इधर तो आप सब लोग जानते ही हैं इसमें क्या करना है, वैल्यू पुटिंग करनी है। x y z इक्वल भी नहीं है, तो भाई सबसे बेस्ट है कि मैं 3 2 1 रख लेता हूँ। मेरे को तो वही अच्छा लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। x y z 3 2 1। ठीक है, तो मैं 3 - 2 करूँगा 1, इधर 1 आ गया, y - z करूँगा 1, z - x करूँगा 1 - 3 - 2, तो इधर आ गया -8, मतलब ऊपर से मामला ख़त्म हुआ तो आया -6। ठीक है,
नीचे का मामला देखते हैं। एक्स स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 4 मतलब 5 का क्यूब। ठीक है, सही है, ठीक है। वाई स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस 1 मतलब 3 का क्यूब। इधर भी मामला सही है। और इधर मैं करूँगा जेड स्क्वायर मतलब कि 1 और माइनस 9 तो ये हो जाएगा -8 का क्यूब। तो भाई मेरे को ये सॉल्व करना है, तो -6 अपॉन 125 और 27 152, 152 और 512 माइनस के 152, तो 2 2 जा 0 और 11 5 6 और 4 1 3 और ये आएगा माइनस का, तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो आएगा 1/60। बस 1/60 में रखूँगा अगर किसी ऑप्शन में 3 2 1, तो यही ऑप्शन है थर्ड वाला जो बनाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपने अकॉर्डिंग ही वैल्यू ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पी कैन फिनिश अ वर्क, पी कैन फिनिश अ वर्क आप पढ़िए। कलर सेलेक्ट कर लो। पी कैन फिनिश अ वर्क इन 18 व्हेन ही हैड वर्क फॉर 5 days क्यू ज्वाइंड हिम। 5 दिन काम करने के बाद क्यू भैया आ जाते हैं। इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेन वर्क इन 13/5 होगा मेरे अकॉर्डिंग तो। 13/5 होगा, हिंदी में भी नहीं दिए हुए हैं, करके देखते हैं एक बार 13/5 से। तो क्यू अकेले उसी कार्य का 66% कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है भाई, पी 18 दिनों में कर सकता है, 5 दिन तो उसने काम कर लिया। अगर 5 दिन उसने काम कर लिया तो उस पी की तो इफिशियंसी 1/18 होगी भाई, पी की इफिशियंसी 1/18 हो जाएगी। ठीक है, तो इसने 5 दिन काम कर लिया, तो 5/18 कर लिया, तो बचा कितना 13/18, 13/18 काम बचा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसके साथ जुड़ जाता है यदि वो दोनों मिल के शेष कार्य को इफ बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड द वर्क इन 31, तो ये 13/5 में करेंगे, तो इनकी दोनों की इफिशियंसी निकल आएगी 5/18। अगर 5/18 दोनों की इफिशियंसी है और मैं पी की इफिशियंसी 1/18 गायब कर देता हूँ, तो निकल आएगी क्यू की इफिशियंसी 4/18। ठीक है, ये क्यू की इफिशियंसी निकल आई। अब मेरे को क्या बोला है, क्यू अकेला उसी कार्य का 66%। यार डिजिट में लोचा लग रहा है बहुत ज़्यादा। 66 तो हो नहीं सकता, कभी भी आंसर आएगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा। पता नहीं, इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं, लेकिन तरीका यही है। मैं कह रहा हूँ उस कार का 60% कर लेते हैं इधर। ठीक है, अगर उस कार का 60% मतलब कि उस कार का 60% मतलब 60/100, और कितने दिन में करेगा यही पूछा होगा, तो इफिशियंसी से क्योंकि वो कर देंगे, तो 3/5 अपॉन 4/18, तो यह आ जाएगा 18 3 54 अपॉन 20, तो यह जाएगा 2.7। लेकिन 2.7 तो है नहीं, आसपास होगा कहीं, डिजिट में वो हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सॉल्व ऐसा ही होगा। 3 सर्कल ऑफ रेडियस 4 cm आर केप्ट टचिंग ईच अदर, द स्ट्रिंग इज टाइटली टाइड अराउंड दिस सर्कल व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। भाई 3 सर्किल हैं, एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि डोरी कसकर बांधी हुई है और डोरी की लंबाई कितनी है। बढ़िया क्वेश्चन है यार। तो मैं पहले तो फिगर बनाता हूँ, फिगर बना तो ये होएगा नहीं। ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया, ये एक सर्किल हो गया। ठीक है, इनकी भाई मैं ये सेंटर कर लेता हूँ। तो भाई रस्सी बांधूंगा मैं, तो ये तो रेडियस हो जाएगी। एक काम करते हैं, आप खुद ही बताओ, ये रस्सी इधर से इधर तक ऐसे जाएगी, इधर से इधर तक ऐसे जाएगी। ठीक है, इधर से इधर तक ऐसे जाएगी, लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा इसमें तो रस्सी कर्व हो जाएगी ना, नहीं होगी, इधर तो रस्सी कर्व होगी।
इस वाले पार्ट में, ठीक है। और ये तो रेडियस हो गई सब, ये तो ये वाली जो रेडियस हो गई ये, और ये ज्वाइंट कर दूँ मैं तो ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, ठीक है। अब ये बताओ, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया ना, रेडियस तो दी है 4, तो 4 4 8 ये भी हो गई, 4 4 8 ये भी हो गई, 4 4 8 ये भी हो गई, तो ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। और जब इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया तो इसके हर एंगल कितने का बनेगा, 60 का बनेगा। अगर मैं एक काम और करूँ, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये 90, ऐसे मैं इधर से एक परपेंडिकुलर इस लाइन से डाल दूँ तो ये भी 90, तो ये 90, समझ रहे हैं ना आप, छोटा सा फिगर है, समझते जाइएगा बातों को। ये 90 और ये 90, 90 90 60, पूरा है 360 का। तो कितना एंगल बचा, 120 बचा, 18 6 24, तो 120 जो एंगल है वही तो है ये वाला। और मैं थीटा बाई 360 और 2 पाई आर लगा के ये निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, आराम से निकाल सकता हूँ। तो मैं 3 बार ये करूँगा, सेम प्रोसेस रिपीट होगा तीनों सर्किल में। तो 120 बाई 360 करूँगा, मतलब 1/3 2 पाई आर, फिर 1/3 2 पाई आर, तो ये 3 तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा 2 पाई आर। तो भाई 2 पाई आर प्लस, और ये जो है ये तो रेडियस है ना दोनों की, 4 4 8, तो इधर से 8 इधर से 8 इधर से 8, तो ये जाएगा 24। तो 24 और रेडियस हाँ 4 है, तो 4 2 8, तो 24 + 8 पाई आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, आई होप अच्छा लगा होगा आप लोगों को सेशन। हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हुआ हो, उसके लिए माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा तबीयत भी डिस्टर्ब थी। चलिए, थैंक यू, शुभ रात्रि, हैव अ नाइस डे, नमस्कार, जय हिंद।